नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर एक नए वैकेंसी लेकर के आए हैं। तो इसी के विषय पे आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल बताएँगे, कौन-सा पद है, कितना पद है और कैसे नियोजन प्रक्रिया इसमें होगा, वो सारा चीज़ जो है वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया ताज़ा अपडेट होगा, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो दोस्तों, तो ये विज्ञापन संख्या आप लोग देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या है और यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। तो ये जो पद का नाम है पुलिस अवर निरीक्षक, अंग्रेजी में इसको पुलिस सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। वेतनमान जो है लेवल 6 होगा और टोटल पदों की जो संख्या है 1275 है, यानी 1275। और आगे चल लेते हैं और इसमें क्या कहा गया है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10 से प्रारंभ होगी और ये 11 11 नहीं 5/11 तक ये चलेगा आवेदन। इसमें और यहाँ पे देख लेते हैं, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। इसमें मुख्य जो चीजें हैं आवेदन के लिए, पात्रता तो जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, माने आप किसी भी राज्य के हैं आप इसको भर सकते हैं। ये नहीं है कि बिहार के जो है वही लोग भर सकते हैं। और पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। इसमें थर्ड जेंडर को जो है आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो बना रहे हैं बेटा, हल्ला ना करो। और यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2023 के आधार पर ही की जाएगी। 1/8/2023 के आधार पर गणना की जाएगी। और इसमें जो कहा जा रहा है अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/23 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नवत होना चाहिए। तो जो सामान्य वर्ग के हैं 37 वर्ष होना चाहिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए और पुरुष के लिए भी 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है 37 वर्ष और महिलाओं के लिए भी न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष। इसमें 3 वर्ष की छूट है महिलाओं को। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें भी न्यूनतम 20 है और अधिकतम जो है 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए देखा जाए तो 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष है। इसमें भी उम्र की छूट है। और बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए पूरी कर ली हो, वैसे लोगों को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। और प्रतीक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, सबशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटाव तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी कह रहे 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पहले भूतपूर्व सैनिक है, सेवा दे चुके हैं, उनके मने घर का कोई अभ्यर्थी है तो उसके लिए मैंने कहा जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। और इसमें क्या कहा जाए, अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ऊंचाई और सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 वर्ग, ठीक है। सामान्य वर्ग है चाहे पिछड़ा वर्ग है, 165 वर्ग आपका
165 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट होना चाहिए। और वहीं बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं अगर बात करें सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, तो न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए इसमें कहा जा रहा है कि बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कहा जा रहा है। महिलाओं में ये लागू नहीं होगा सीना वाला। और यहाँ पर देख लेते हैं, फुलाकर 86 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, फुलाकर 86 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाने पर 84 होना चाहिए। और फूलने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होता है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। और आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। और आगे कहा जा रहा है यहाँ पे किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, इनके लिए, इसमें क्या कहा जाए, अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगी। पिछड़ा वर्ग की जो महिला होती है उनके समान सारा जो है इनका गणना किया जाएगा शारीरिक जो मापदंड होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी यहाँ पे। और लिखित में आपको यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जो लोग आवेदन करेंगे उसमें देखा जाएगा, जो लोग जिनके बने आवेदन में त्रुटि होगा उनको जो है परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। जो सही आवेदक होंगे उन्हीं को परीक्षा में मौका दिया जाएगा। और परीक्षा लिखित के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे, माने ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा। और प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसमें और कहा जा रहा है। और प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा रखी गई है। और उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित की जाएंगे। मतलब 30% अगर कम अगर आपका नंबर आता है तो मुख्य परीक्षा के लिए आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण के हिसाब से किया जाएगा। माने जो भी सीट है आरक्षण अनुसार, कोटि अनुसार, उसका 20 गुना लोगों को जो है इसमें रखा जाएगा। लेकिन पासिंग आपको 30% जो है प्रारंभिक परीक्षा में आपको लाना पड़ेगा। और यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय चरण, मुख्य परीक्षा होगी द्वितीय चरण में। और प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। पहला पत्र जो है, प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना होगा आपको हिंदी में भी, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए ये हिंदी का जो अंक आपको वो जोड़ा भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे और कहा जा रहा है कि पत्र सामान्य ज्ञान, द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक युक्ता जांच से संबंधित होगा। और द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटा रखा गया है। तो ये है। और आगे चलिए देख लेते हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है। तो दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक आपको काट लिया जाएगा। और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियोगिता में होगी, 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। और इसमें कहा जा रहा है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर अधिकतियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटि वार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। और अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में
अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। और यहाँ पर तृतीय चरण कह रहा है कि शारीरिक योग्यता दक्षता की परीक्षा जांच की जाएगी। तो इसमें निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों के सफल होना अनिवार्य होगा। जो इसका मापदंड है उसके अनुसार जो है आपको ये करना होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि दौड़ भी इसमें आपको निकालना होगा। तो दौड़ में सभी कोटि के पुरुषों के लिए इसमें 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड निर्धारित है। और इसमें अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। माने 6 मिनट 30 सेकंड से अधिक अगर आप समय लेते हैं दौड़ में तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और बाकी इसमें जो कहा जा रहा है कि सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ आपको करना है। इसके लिए आपको 6 मिनट अधिकतम मतलब कि समय आपको दिया जा रहा है। अगर इसे 6 मिनट से अधिक अगर समय अगर आप लेती हैं महिला तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ऊंची कूद की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट माने आपका कूद होना चाहिए, न्यूनतम 4 फीट। और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट कूद होनी चाहिए और इससे कम होगा तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। 3 फीट से कम जो कूदेगा उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, ये कह रहा है। और लंबी कूद, ऊंची कूद, फिर अब इसमें लंबी कूद भी कह रहा है। तो लंबी कूद में देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट जो है कूदना है, लंबाई में जो है कूद फान करके जाना है। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फुट जो है आपको कूदना है लंबाई में। तो ये है कूद का। और यहाँ पे कह रहा है कि मैं 9 से अगर कम होगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा पुरुषों को। और गोला फेंक भी इसमें है। तो गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम जो है फेंकना है, 16 पाउंड का। और 16 पाउंड फीट 16 फीट फेंकना होगा, माने 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट फेंकना होगा। और इससे कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, ये कहा जा रहा है। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा और 10 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड का गोला जो है 10 फीट फेंकना होगा। तो 10 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी जो है अघोषित असफल घोषित किए जाएंगे। अगर यही अगर बात करें तो आगे इसमें कहा जा रहा है कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ की पूरी करने वाले अभ्यर्थी ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चितता मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना पड़ेगा, तभी जो है आपको जो है इसमें योग्य घोषित किया जाएगा। और किन्नर के लिए इसमें कहा जा रहा है, तो इसका किन्नर वाला देख लेते हैं। किन्नर ट्रांसजेंडर जो भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा संकल्प विज्ञान इतना पंडिका इतना के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता के अनुसार परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों का समान रहेगा। और इसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए पर छूट प्राप्त होगी। और बिहार राज्य के मूल निवासी होने पर प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके ट्रांसजेंडर होने पर नियमित प्रस्तुत करना होगा। और मेधा सूची एवं नियमित नियुक्ति की अनुशंसा। तो इसमें उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेधा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार होगा। आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त होने पर ऐसी दशा में उनकी जन्म तिथि के आधार पर गणना किया जाएगा। जो इसमें उम्र में बड़े होंगे उनको ही रखा जाएगा, ऐसा माने नियम पहले से भी है। तो इस तरह का है। और इसमें आप लोग और एक मुख्य चीज यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि और इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पद जो टोटल यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे,
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमारा सुनीत एग्री अड्डा के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पे मुख्य जो चीज़ें हैं और इसमें हम आप लोगों को देखते हैं, अगर मुख्य चीज़ बताने वाला होगा तो बता देते हैं, नहीं तो आप लोग बाकी जो प्रक्रिया जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में। परीक्षा का तो सारी चीज़ें बता दिए कि कितने नंबर का पेपर होगा, कैसे होगा। ऑनलाइन का आप लोग देख लीजिए, ऑनलाइन का जो अंतिम डेट है वो 5/11 निर्धारित किया गया है, और ये जो ऑनलाइन ही प्रक्रिया की जाएगी, डाक के माध्यम से आवेदन सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी फार्म आप भरिएगा आप सही भरिएगा। तो यहाँ पे भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों को बिहार पुलिस और सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। तो मतलब कि फार्म भरने के बाद कहीं आयोग को नहीं भेजना है, वो अपने पास आपको रखना है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है फार्म का, वो आपको भविष्य में फिर काम देगा, इसलिए उसको आप लोग सुरक्षित रखिएगा, जो वो प्रिंट आपको मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग हमारे टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल दिए हैं। ओके बाय।